पार्किंसंस डिजीज आखिर है क्या? पार्किंसन हमारी एक न्यूरोडेजेनरेटिव प्रोसेस है जिसमें बॉडी में एक डोपामिन करके एक अपना रसायन होता है, उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण ये होता है। 60 से ऊपर वाले लोगों में देखा जाता है, 60 साल से ऊपर वाले लोगों में। बट आजकल यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज के पेशेंट भी हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? देखिए, आजकल नहीं, पहले भी शायद ये यंगस्टर्स में था, हमें पता नहीं था। आपने अभी एक नाम लिया डोपामाइन, ये क्या करता है, ये क्या है? डोपामिन मतलब हैप्पी हार्मोन, फीलिंग में जो रिवार्ड आता है वो दैट इज बिकॉज ऑफ डोपामिन आता ही है उससे। बट डोपामिन हमारे जो पार्किंसन के सर्किट है उसमें एज ए फ्यूल काम करता है। डॉक्टर साहब, अब सिम्टम्स की अगर बात करें, ये किसी किसी को अगर लिखने में भी माइक्रोग्राफिया जिसको बोलते हैं, अगर वो भी हो रहा है, इवन अगर वो उनका फेस थोड़ा एक्सप्रेशन लेस हो रहा है, तो ये या स्लोनेस आ गई वर्क में, जरूरी नहीं कि ट्रेमर ही पहला साइन आए, है ना, या ट्रेमर ही आए। कई कई पार्किंसंस होते हैं जिसमें ट्रेमर आता ही नहीं है। क्या पार्किंसन का ट्रीटमेंट देने से कम्प्लीटली ठीक हो जाता है पेशेंट? जो काम उसका 40 साल में खराब होना है, वो हम लोग अगर दवा देंगे तो वो स्लो हो जाएगी प्रोसेस। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बहुत अच्छी कर सकते हैं। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ करने से ये ठीक हो सकता है? तो अगर किसी को पार्किंसंस लग रहा है, आ रहा है, और हम तो मरीज को बोलते भी हैं कि आपको पार्किंसंस के लिए एक्सरसाइज तो रेगुलर करनी, तभी आपके जॉइंट खुले रहेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि घर के किसी बुजुर्ग के हाथ चाय का कप पकड़ते हुए हल्के हल्के कांपने लगते हैं? अक्सर हम इसे उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही छोटा सा लक्षण पार्किंसंस डिजीज की शुरुआत भी हो सकता है? पार्किंसंस एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान की चाल ढाल, बोलने का तरीका और यहाँ तक कि उसकी भावनाएं भी बदल देती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, और आज हमारे साथ फेलिक्स टॉक में मौजूद हैं डॉक्टर शिशिर पांडे। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस फेलिक्स टॉक में। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे लिसनर्स को एक बार समझाएं कि ये पार्किंसंस डिजीज आखिर है क्या, या सिर्फ हाथों के हिलने की एक कोई समस्या है? नमस्कार, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। मैं अपने एक्सपीरियंस से और बाकी जितनी स्टडीज़ हुई हैं उससे बताना चाहता हूँ कि पार्किंसंस एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ है। न्यूरोडिजेनरेटिव मतलब कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें न्यूरॉन का डिजेनरेशन हो रहा है कंटिन्यूस। प्रमुखतः पार्किंसन के 4 लक्षण होते हैं। फर्स्ट, ट्रेमर। सेकंड, आपका ब्रेडिकाइनेसिया जिसको बोलते हैं कि जो पेशेंट होता है वो स्लो स्लो काम करने लगता है। थर्ड होता है रिजिडिटी, अकड़न आना, हाथों पैरों में अकड़न आना। और चौथा होता है पोस्चुरल इम्बैलेंस। तो ये कोई फेज टाइम फ्रेम नहीं होता है कि पहले ट्रेमर आएगा, बाद में ब्रेडिकाइनेसिया आएगा, फिर रिजिडिटी एंड देन पोस्चुरल। हाँ, बट ये चारों सिम्टम्स मेजर सिम्टम्स माने जाते हैं। और भी एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं, जैसे स्लीप में डिस्टर्बेंस, जिसमें रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर होता है। बाकी थॉट प्रोसेस का स्लो होना, या अपना फेशियल हाइपोमीमिया, ये सभी सिम्टम्स रहते हैं। तो पार्किंसन हमारी एक न्यूरोडेजेनरेटिव प्रोसेस है जिसमें बॉडी में एक डोपामिन करके एक अपना रसायन होता है, उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण ये होता है। प्राय ये 60 से ऊपर वाले लोगों में देखा जाता है, 60 साल से ऊपर वाले लोगों में। बट आजकल यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज के पेशेंट भी हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि पहले ये 60 से 70 साल के लोगों में होता था और अब यंगस्टर्स में होना है, तो ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? देखिए, आजकल नहीं, पहले भी शायद ये यंगस्टर्स में था, हमें पता नहीं था, है ना। हम लोग सोचते थे कि ये बीमारी है, ओल्ड एज की बीमारी है, न्यूरो डिजेनरेशन की बीमारी, तो समय के साथ जो बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज हो जाते हैं, उन्हीं में होगी। बट जो जेनेटिक डिटरमाइंड पार्किंसन एक ग्रुप होता है, बहुत ही छोटा ग्रुप होता है, 10 से 15% का, उसमें ये चांस रहता है। देयर आर सर्टेन जीन्स रहती हैं, पार्क 2 जीन, लार्क म्यूटेशन, ये होती हैं। वो जेनेटिक पार्किंसन डिजीज होता है, वो यंग ऑनसेट होती हैं। और उसके ट्रीटमेंट में फिर हम दवाओं के अलावा जो बाकी पद्धतियां हैं जैसे डीबीएस और उनका इस्तेमाल करते हैं। ओके डॉक्टर साहब, आपने अभी एक नाम लिया डोपामाइन, तो आखिरकार ये क्या करता है, ये क्या है, और
असल में हमारे दिमाग में चलता क्या है तब? एक्चुअली डोपामिन आजकल बहुत हाइप्ड है, हर जगह हम लोग देख रहे होंगे नाम। डोपामिन इज मतलब हैप्पी हार्मोन, है ना? ओके। तो आल्दो डेफिनेटली हाँ हैप्पी हार्मोन है। डोपामिन वर्क्स एज ए रिवार्डिंग फीलिंग, में जो रिवार्ड आता है वो दैट इज बिकॉज ऑफ डोपामिन आता ही है उससे। बट डोपामिन हमारे जो पार्किंसन के सर्किट है उसमें एज ए फ्यूल काम करता है। कैसे काम करता है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा बॉडी फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी। जैसे कोई भी, जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें वेरियस सेंटर्स होते हैं, वो किसी काम को करने के लिए वो चैनलाइज होते हैं। तो एक एरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब प्री मोटर एरिया, वो मोटर एरिया होता है, और उसके पीछे होता है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, और एक होता है अपना बेसल गैंग्लिया वाला नेटवर्क। तो प्री मोटर एरिया क्या करता है, अगर हमें कोई काम करना है, जैसे मान लीजिए मुझे ये कप उठाना है ना, ये कप उठाना है, तो इसका जो प्लान होगा वो प्री मोटर एरिया में बनेगा कि आप अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे और इस कप को उठाएंगे, है ना? और उसका प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा ये मोटर एरिया में जज होगा कि हाँ आपका हाथ ऐसे उठेगा, उसको इतनी पावर दी जाएगी, बाइसेप्स ट्राइसेप्स इतने लेवल पे जाएगी, और वो जाके इस एरिया पे शूट करेगी और यहाँ पे हैंडल पकड़ के उसको उठा लेगी। एंड उस प्लान की रीचेकिंग कि मतलब वो जो प्लान बनाया है हम लोग ओवरशूट या अंडरशूट नहीं कर जाएंगे, ये बेसल गैंग्लिया करता है। मतलब वो चेकिंग का काम करता है। तो वहां पे वही प्लान, वहां पे चेकिंग होगी। वो अपने जो बाकी एरिया है, सेरिबेलम होता है एक हमारा ब्रेन में एरिया, जो कि बैलेंस बनाता है कि आपका बॉडी का बैलेंस तो नहीं बिगड़ेगा उस टाइम पे, या ये ओवरशूट या अंडरशूट नहीं होगा, वो चेक करता है। तो बेसल गैंग्लिया सबको कोऑर्डिनेट करके एक फाइनल पाथवे फिर से डिलीवर करता है ये प्योर जो मोटर एरिया को, कि हाँ भाई दिस इज द पाथवे, एंड वायोथैलेमस एक न्यूक्लियस होता है उसके थ्रू करता है। तो इस पूरी प्रोसेस में जो बाकी में अलग अलग केमिकल्स लगते हैं, एस्टाइलकोलिन, तो जो बेसल गैंग्लिया का जो इंटरनल नेटवर्क है, जो कि आपका कॉर्डेट, पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस, स्ट्राइटम और थैलेमस से बनता है, इनमें जो कनेक्टिंग जो केमिकल है दैट इज डोपामिन। वो दोनों वेरियस रिसेप्टर से काम करता है। तो वहां पर अगर इसकी कुछ कमी हो जाती है, या नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ही कम हो जाते हैं, निकल तो पूरा रहा है बट हम लोग परसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पार्किंसन की समस्या है। ये स्लो, वही प्रोसेस होगी बट स्लो होगी, वही प्रोसेस तो वो आगे जाके एज ए स्लोनेस ऑफ पेशेंट में मिलता है। ओके। सो डॉक्टर साहब, मेरे एक फ्रेंड हैं जिनके दादाजी को पार्किंसंस था, तो वो बहुत ही डर में रहता है कि शायद मुझे भी हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ है? क्या ये जेनेटिक है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेनेटिक पार्किंसंस खाली 10 से 15% केसेस में ही है। इंडिया में थोड़ा कम है, और जो भी मगर है वो डेफिनेटली हाँ अर्ली स्टेजेस में हो सकता है अगर वो जेनेटिक होगा तो। और अगर जीन्स आ भी जाते हैं किसी पेशेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल पार्किंसन की जो जेनेटिक स्पेक्ट्रम है वो इंडिया में जनरली बाकी बीमारियों के साथ देखने को मिला है। एक बीमारी होती है स्पाइनोसेरेबेलर एटैक्सिया, SCA टाइप 12 होती है, जो कि जनरली जो इंडिया में खोजा गया है, इंडिया में था, वो अग्रवाल कम्युनिटी में बहुत कॉमन है ना? तो अब उनमें है, तो उसमें SCA जो होती है उसमें खाली एटैक्सिया नहीं आता, स्पाइनो सेरिबेलर एटैक्सिया नाम है, खाली एटैक्सिया नहीं आता, उसमें ट्रेमर भी आता है अलग से। जो पेशेंट होता है उसको पार्किंसन के फीचर भी आते हैं। तो उन केसेस में हाँ पार्किंसन जल्दी आ सकता है, या कोई डायरेक्ट म्यूटेशन रहेगा तभी जल्दी आएगा। और अगर किसी को जेनेटिक पार्किंसन हो गया है या लग रहा है कि उनको है, तो वो अपनी अर्ली टेस्टिंग करा के और एक्सरसाइज और आहार विहार से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। डॉक्टर साहब, अब सिम्टम्स की अगर बात करें तो एक हमारे नेबर हैं जो डायग्नोज्ड हुए हैं पार्किंसंस से, तो वैसे उनके हाथों में कोई कंपन वगैरह नहीं होती है, बट जब हमने देखा जब वो लिखते हैं तो उनके वर्ड्स बहुत छोटे हो गए हैं, वो छोटे वर्ड्स लिखने लगे हैं, और साथ में उनकी जो आवाज़ है वो भी बहुत धीमी हो गई है। तो क्या ये साइंस पार्किंसंस के ही हैं? हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है ये किसी किसी को अगर लिखने में भी माइक्रोग्राफिया जिसको बोलते हैं, अगर वो भी हो रहा है, इवन अगर वो उनका फेस थोड़ा एक्सप्रेशन लेस हो रहा है, तो ये या स्लोनेस आ गई वर्क में, ज़रूरी नहीं कि ट्रेमर ही पहला साइन आए, है ना, या ट्रेमर ही आए। कई कई पार्किंसंस होते हैं जिसमें ट्रेमर आता ही नहीं है, खाली स्लोनेस और रिजिडिटी जो अकड़न है वही आती है खाली। तो ये साइन हो सकते हैं पार्किंसन के। ओके। हाँ, एक और जैसे आपने सर बात की एक्सप्रेशंस की, ये चीज़ हमने भी नोटिस की है। ऐसे पेशेंट्स उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। अगर फैमिली में सब लोग गैदरिंग में बैठे हैं, सब लोग खुशी मना रहे हैं, बट उनके फेस पे बिल्कुल जैसे एक पत्थर होता है, ना वो हंस रहे हैं
ना वो दुखी हैं, ना वो रो रहे हैं, कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है उनके में? देखिए, एक्सप्रेशनलेस फेस के जनरली पार्किंसन इज वन ऑफ द कॉज, एक कॉज में है, बट बाकी कॉजेज भी है। हम लोग को डिप्रेशन और बाकी चीज़ें भी रूल आउट करते हैं। जनरली ऐसे वाले पेशेंट जनरली डिप्रेशन या उसमें लैंड अप करते हैं, ये साइकेट्रिस्ट के पास में। बट पार्किंसंस में भी ये हमें शुरुआत में मिल सकता है, और इसके साथ सारे फीचर भी साथ में आएंगे धीरे धीरे करके विद द टाइम। ओके, ओके। तो क्या इसकी वजह से, इस पार्किंसंस की वजह से स्लीप डिस्टरबेंस भी होती है? क्या ऐसे लोग रात भर सो पाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये एक्चुअली इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, है ना? देखिए, बिल्कुल। पार्किंसन की एक नेचुरल साइकिल होती है, जो कि शायद जो शुरुआत होती है दैट इज फ्रॉम द स्लीप डिस्टर्बेंस से ही होती है। स्लीप हमारी चार स्टेजेस होती हैं स्लीप की। 90 मिनट की साइकिल होती है। 3 स्टेजेस होती है एनआरईएम स्लीप की, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और एक होती है आरईएम साइकिल, एक होती है। तो जब जो पार्किंसन जिनमें आने लगता है उनमें आरईएम साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, आरईएम स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, और वो उसमें जो आरईएम बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हाथ पैर चलाना या नींद में बड़बड़ाना, ये सब चीज़ें आने लगती हैं, तो उनकी ओके। नींद नहीं पूरी हो पाती। फिर दूसरा पैटर्न आता है कि कंधे में दर्द रहने लगता है। ये कुछ समय बाद आएगा, मान लीजिए 6 महीने बाद या कोई 1 साल बाद। फिर उनका तीसरा सिम्टम आता है कि वो जब चलने में, वो या तो वो स्लो चल रहे होते हैं, या चलने में जो नॉर्मल हाथ का मूवमेंट होता है टू एंड फ्रो, वो नहीं होता। एक साइड का हाथ मूव नहीं कर रहा है, या दोनों साइड का हाथ मूव नहीं कर रहा। तो जनरली राइट या लेफ्ट एक ही साइड का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो साइड का हाथ मूव नहीं करता। फिर उसके बाद उसमें अगर ट्रेमर आना होता है, तो वो फिर आप जब देखेंगे कि जब वो ध्यान नहीं जा रहा या वो रेस्ट कर रहे हैं, तो देयर इज अ रेस्टिंग ट्रेमर। पिल रोलिंग टाइप का ट्रेमर होता है, इसको हम लोग पिल रोलिंग ट्रेमर बोलते हैं। जैसे कोई मोती की माला फिर आ रहे हो, है ना, दैट इज अ पिल, ऐसे टाइप का ट्रेमर आता है। फेस भी उस टाइम पे ब्रेडिकाइनेटिक हो जाता है, मतलब एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। पिन रोलिंग ट्रेमर, आप बोलेंगे अच्छा ये क्या कर रहे हो, जब आप उनको टोकेंगे तो वो बंद हो जाएगा। इट इज अ रेस्टिंग ओनली। एंड कभी कभी ये ट्रेमर आपको दिखता है कि जब एग्जाइटी हो गई, कहीं जल्दी काम करना, जल्दी जल्दी जाना है या जल्दी जल्दी वो करना है, तब ये देखा होगा ट्रेमर कभी कभी बढ़ भी जाते हैं। ओके। फिर रिजिडिटी आती है इसके बाद में, और ये सब सारे सिम्टम पहले एक तरफ आते हैं, इधर राइट और लेफ्ट, उसके बाद ये दूसरी तरफ प्रोग्रेस करते हैं। जब ये सिम्टम दूसरी तरफ प्रोग्रेस कर जाते हैं, तब पेशेंट बेड बाउंड हो जाता है। तो आपको जब ये अर्ली साइंस आए, यानी स्लीप डिस्टर्बेंस या कुछ ऐसा दिखे कि कुछ हल्के ट्रेमर या हाथ पैर का मूवमेंट नहीं हो रहा है, जो कि पहले पेशेंट सबसे मिलता जुलता था, बट अपने बिकॉज ऑफ दिस इसके चक्कर में नहीं मिल पा रहा है, तो आपको फिर नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। मतलब आपको ये सिम्टम जितने जल्दी पता चल रहे हैं, उतने जल्दी ही आप जल्दी हम ठीक कर पाएंगे या ठीक इलाज कर कर पाएंगे। पाएंगे। राइट। सो डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, जैसे एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद डायग्नोस्टिक। सो डायग्नोस्टिक में ऐसे कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे ये कंफर्म होता है? देखिए, जनरली पार्किंसन की बीमारी है, ये जो टेट्राड होता है, 4 जो सिम्टम है, इस पे ही बनाते हैं क्लिनिशियंस, पहले से भी बना हुआ है। एंड आजकल नहीं पता, हमें बाकी कॉजेज रूल आउट करना होता है कि पार्किंसन का कोई अलग कारण तो नहीं है। जैसे जनरली स्ट्रोक के बाद में हो जाता है, स्ट्रोक हुआ बंदे को, उसके बाद में स्लोनेस ऑफ मूवमेंट आ गई, उस कंडीशन में हम लोग वास्कुलर पार्किंसंस बोलते हैं। कभी कभी एक बहुत ही क्लोज मिमिकर है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस, उसमें सीएसएफ का प्रेशर ही बढ़ जाता है, तो उसका भी उसमें 3 लक्षण प्रमुखता होते हैं कि स्लो चलता है बंदा, तो वो पार्किंसन जैसे लगने लगता है कि हाँ ये तो स्लो चलने लगे, स्मॉल स्टेपिंग गेट होने लगा, है ना, और यूरिन में इनकॉन्टिनेंस होने लगा, और मेमोरी प्रॉब्लम होने लगी, तो वो भी एक पार्किंसन का मिमिकर है। फिर थर्ड जो आजकल बड़ा क्लोजेस्ट मिमिकर है और सबसे ज्यादा हो जाता है, दैट इज अ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल कॉर्ड भी कभी अगर दब रही होती है, तो उसमें भी हाथों पैरों में जकड़न आना, पैर में खासकर, और बंदे का स्लो चलना और बैलेंस में प्रॉब्लम आती है, तो वो भी पार्किंसन जैसे मिमिक करने लगता है। तो कई सारे मिमिकर हैं, उसको रूल आउट करने के लिए हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं, एमआरआई ब्रेन, एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन। हाँ, और कभी कभी जो पार्किंसन की जो बीमारी होती है ड्रग इंड्यूस्ड भी होती है, जैसे कभी कभी सोडियम वैल्प्रेट होती है, जो लोग सीजर वाले खा रहे हैं, या और कोई भी ड्रग्स हैं 2-3 जो पार्किंसन के लक्षण क्रिएट कर देती है ओवरडोजिंग में, या लेवल ऊपर रहता है, या कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीज से डिपोजिशन हो जाता है,
और या आयरन डिपोजिशन हो जाता है, उस केसेस में भी बंदा पार्किंसंस नहीं है बट उसको पार्किंसन जैसे लक्षण आने लगते हैं, तो उस कंडीशन में देयर इज ए ट्रोडेट स्कैन करके होता है। तो उसमें हम लोग जो पोटामेन जो मेन जो इनका एरिया है उसका हम लोग साइज देख लेते हैं, तो उसमें स्वान टेल अपीयरेंस मिलती है, तो उसे पता लग जाता है कि अगर वो प्रिजर्व्ड है, नॉर्मल दिख रहा है, तो इसका मतलब डोपामिन तो रिजर्व अपने पास बढ़िया है, फिर बंदे को पार्किंसन के सिम्टम डेफिनेटली किसी ड्रग की वजह से या किसी और कारण की वजह से, अगर डोपामिन रिजर्व खत्म हो गया तो डेफिनेटली वो इडियोपैथिक या नॉर्मल नेचुरल पार्किंसन ही है। ओके। तो डॉक्टर साहब अगर ट्रीटमेंट की बात करें, क्या पार्किंसन का ट्रीटमेंट देने से कम्प्लीटली ठीक हो जाता है पेशेंट? देखिए, उसके लिए मैं आपको पहले तो क्लासिफिकेशन वाइज बताऊंगा। एक होता है हमारा इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज, मतलब जो नेचुरल, जिसकी नेचुरल साइकिल हो रही हो, बंदा अपना जो पेशेंट है 58 ईयर्स का हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सिम्टम्स आना शुरू हुए, वो सिम्टम भले ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रेमर या पोस्चरल इम्बैलेंस जो भी हो वो आए, और उसके बाद ये ट्रैपिल रोलिंग ट्रेमर और ये सब होने के बाद में हुआ। दूसरे होते हैं, दूसरा ग्रुप होता है एटिपिकल पार्किंसंस, मतलब दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन। एटिपिकल पार्किंसंस में हमारे पास 3-4 चीजें आती हैं, जैसे उसमें एक प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी होती है, एक होता है एमएसए स्पेक्ट्रम होता है, और ये और बाद में ये दो मेजर जो हमारे पास हैं, ये इसमें पार्किंसन की जो मेन दवा है दैट इज सिंडोपा। ओके। अगर वो डोपामिन की कमी से है, हम उसको सिंडोपा दे के कंट्रोल कर सकते हैं। जो न्यूरो डिजेनरेशन प्रोसेस, जो काम उसका 40 साल में खराब होना है, वो हम लोग अगर दवा देंगे तो वो स्लो हो जाएगी प्रोसेस, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बहुत अच्छी कर सकते हैं सिंडोपा की मदद से। और आजकल नई पद्धतियां भी आ गई हैं, जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जो कि हम लोग यंग पार्किंसंस वाले मरीज को देते हैं। उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड इम्प्लांट कर देते हैं, जो एरिया ब्रेन का हाइपो फंक्शनिंग हो गया, जिसकी वजह से सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, उसको स्टिमुलेट करके, देयर इज अ प्रॉपर इम्प्लांटेड स्टिमुलेटर देयर, है ना, वो स्टिमुलेट करके हम लोग ये पार्किंसंस वाला जो बैलेंस वाला प्रॉब्लम है, ये वाला हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं, राइट। मैंने सुना है कि पार्किंसंस डिजीज में जो हम मेडिकेशन देते हैं, एक टाइम आने के बाद वो अपना काम बिल्कुल बंद कर देते हो करना, तो क्या ये सही है? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये वही समय है जब हमें इन्वेजिव प्रोसीजर यानी डीबीएस की जरूरत पड़ रही है। ओके। लीवो पहले शुरुआत हम किसी भी पार्किंसंस जो डायग्नोज होता है, शुरुआत हम लीवोडोपा से ही करते हैं, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। जितनी डोज लीवोडोपा की वो पेशेंट जनरली 4 से 5 साल वो काम करती हैं, अच्छी करती हैं। उसके बाद में जब अमाउंट ऑफ डोपामिन, जिससे रिसेप्टर्स होते हैं, वो काम, या उनका कंसंट्रेशन ही ब्रेन में इतना कम हो गया कि हम भले फ्यूल डाल रहे हैं, देयर इज अ नो रिसेप्टर टू रिस्पॉन्ड, तो उस सिनेरियो में हमें डीबीएस जो इन्वेजिव प्रोसीजर है वो उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, कॉस्ट वर्दी भी है, और मतलब इससे आपकी जो सिंडोपा के जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं वो भी हट जाएंगे, कुछ साइड इफेक्ट डिस्काइनेसिया वगैरह, और जो डोपामिन की रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगी, और आपकी जो लाइफ है वो और अच्छी हो जाएगी। और अच्छी हो जाएगी। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ करने से ये ठीक हो सकता है दवाइयों के बाद, अगर नेक्स्ट ऑप्शन हम देखें? सिंस इट इज ए न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है तो ठीक तो नहीं, हाँ कंट्रोल हो सकता है। तो एक्सरसाइज, जैसा कि पहले मैंने बताया है ना, एक्सरसाइज सबसे कॉमन है, वो आपको करनी सुबह उठ के बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, है ना। और कई लोगों ने इसमें ताई ची अपनी होती है, ताई ची एक्सरसाइज का इसमें बहुत अच्छा रोल बोला गया है। दीज आर ताई ची इज ए पोजिशनल होल्डिंग एक्सरसाइज। ये ओल्ड अपना ये ताइवान और इन सब में चाइनीज जापानीज प्रैक्टिस करते हैं, इट इज ए डिफेंस उनका मैकेनिज्म था, बट ये पोजिशनल होल्डिंग अपने बॉडी मसल्स में कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, और ये ओल्ड एज के लोग भी कर सकते हैं। तो अगर किसी को पार्किंसंस लग रहा है, आ रहा है, और हम तो मरीज को बोलते भी हैं कि आपको पार्किंसंस के लिए एक्सरसाइज तो रेगुलर करनी, तभी आपके जॉइंट खुले रहेंगे, रिजिडिटी नहीं आएगी, और वजन नहीं बढ़ने देना है। बाकी और कोई बीमारी है, जैसे आप साथ में शुगर और बीपी भी है, तो वो उसकी दवा खाते रहेंगे ताकि वो कंट्रोल रहे और कोई दिक्कत ना हो। ओके। डॉक्टर साहब, ऐसी बीमारी के साथ तो फिर उनके जो फैमिली वाले हैं वो भी बहुत परेशान होते होंगे, क्योंकि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो मैक्सिमम पेशेंट्स आप ऐसे देखते हैं, आप पूरी फैमिली से मिलते हैं, तो क्या लगता है आपको कैसे सिचुएशन से वो जाते हैं और उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? ये बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक आपने बताया। ये एक्चुअली इंडिया में इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि उसके जो केयर गिवर्स है ना, उस पे क्या बीत रही है। वो तो अपना धर्म निभा रहा है, कर रहा है, सेवा कर रहा है, बट कब तक,
है ना, वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर मरीज फिर इग्नोर होने लगते हैं। ऑल्दो वो चाहता नहीं है ऐसा करना, बट वो जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ जाता है। तो दैट इज अ केयर गिवर के लिए, तो केयर गिवर को हमें द ओनली थिंग जो उस चीजों को ठीक कर सकती है, दैट इज ओनली एजुकेशन, है ना, कि आपको इतना इतने इतने अपने पॉकेट के हिसाब से ये चीजें जो आप अफोर्ड कर सकते हो और जितना आप समय दे सकते हो, है ना, उसके हिसाब से आपको ये चीजें करनी है। और बाकी एक्सरसाइज, डाइट और समय पे दवा देकर आप पेशेंट को इतना सफिशिएंट बना दो कि उनको केयर गिवर की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम लगे। बाकी जितना केयर गिविंग उसका है, तो देयर आर पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं हमारे पास, पार्किंसन के सपोर्ट ग्रुप है ना, उससे आप वहाँ पर पेशेंट की केयर गिवर जाके कुछ आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे जनरली क्या होता है कि जनरली पार्किंसन में गिरने की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, तो हम लोग उनको सलाह देते हैं कि बेड आप बाथरूम में एंटी स्किड मैट्स बिछा दीजिए, जो लाइट वो इस्तेमाल करें, जो कि जस्ट डोर ओपन करे तो ऑटोमेटिक वो खुल जाए, है ना। और जो ओल्ड एज जहाँ सो रहे हैं, अपने पेशेंट सो रहा है नीचे बेड, जैसे होटल में जैसे बेड लाइट्स होती हैं, उसका यूज करें ताकि रात में वो पाथ दिखे, है ना, ताकि वो गिरे नहीं। और जो अगल बगल जहाँ पे वॉशरूम्स या बाहर जहाँ चलने वाला एरिया है वहाँ पर रेलिंग है उसका लगा है, तो गिरने से हमें बचाना है। तो ये सब चीज़ें अगर अवॉइड करती हैं, हम ये चीज़ें लगा देते हैं, तो शायद केयर गिवर के ऊपर कि हाथ पकड़ के चलाना और ये सब जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो जाएंगी, वो थोड़ी कम हो जाएंगी। बाकी मेंटल बैलेंस तो उनको मेंटेन करना ही पड़ेगा, मेंटल जो फिजिबिलिटी है वो तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। राइट डॉक्टर साहब, ये तो रही बात केयर गिवर्स की। एक बार हमारे लिसनर्स में जो जितने भी पार्किंसन पेशेंट्स हैं, उनके लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि आपके नियर बाय एरिया में अगर किसी आपके कोई ओल्ड एजेड हैं जिनको ट्रेमर आ रहा है, या कोई आपको लग रहा है कि ये अपने आपस में ही हमसे बात नहीं कर रहा है, तो उन पे हमें खाली बस माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, खाली 4 सिम्टम हमें देखने हैं। एक ट्रेमर जो कि हाथों पैरों का कंपन होता है, ये रेस्टिंग ट्रेमर होता है जनरली। ऑल्दो और भी टाइप के ट्रेमर होते हैं जो ओल्ड एज में आते हैं, दैट इज वन ऑफ दिस एसेंशियल ट्रेमर, बट उसमें दोनों हाथ एक साथ हिलेंगे। पार्किंसन में जनरली एक साइड का ट्रेमर आता है, और वो भी जब आदमी रेस्ट पे रहता है तब। दूसरा होता है बैलेंस प्रॉब्लम, अगर किसी को पेशेंट को बैलेंस प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा होता है स्लोनेस, मूवमेंट सब स्लो हो गए, जैसे आपको अगर खाना खाने में ज़्यादा नॉर्मल समय लगता है, पेशेंट को पार्किंसंस की जिनको शुरुआत होती है उनको ज़्यादा समय लगता है, नहाने में वो ज़्यादा वक्त देंगे, बाथरूम में ज़्यादा वक्त, कपड़े धीरे धीरे पहनते हैं। और एक रिजिडिटी, चलने में, उठने में, घुटनों में रिजिडिटी आना, इधर आना, जनरली ये पेशेंट ऑर्थोपेडिशियन के पास लैंड अप करते हैं कि हाँ भाई गठिया का रोग हो गया, शायद इसीलिए रिजिडिटी आ रही है, बट वो रिजिडिटी मे भी पार्किंसंस डिजीज़ के चलते हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई सिम्टम्स हैं, 4 सिम्टम्स, तो डेफिनेटली आपको अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। पार्किंसंस ट्रीटेबल डिजीज बन गई है, अब इलाज भी सस्ता है और अफोर्डेबल है। आप उनकी लाइफ 10 साल 15 साल बेटर बना सकते हैं, वरना अगर नहीं इलाज मिलेगा तो यही पेशेंट 5 साल में बेड बाउंड हो जाएगा, और अगर लिवोडोपा या बाकी मेडिसिन मिल रही हैं तो यही पेशेंट 15 साल 20 साल तक चल सकता है। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो पार्किंसंस डिजीज़ कोई अंत नहीं, बल्कि सही इलाज और सही जानकारी के साथ एक संभाली जा सकने वाली बीमारी है। अगर समय रहते लक्षणों को पहचाना जाए, डॉक्टर से सलाह ली जाए, जीवन शैली में सही बदलाव किए जाए, तो मरीज एक सम्मानजनक, सक्रिय और बेहतर जीवन जी सकता है। आज बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।